हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी के रूप, जिसमें पहला था क्षैतिज वितरण, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों के बारे में बताया गया था। और दूसरा था ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार थी। तो ये जो चैप्टर है नया वाला आपका संघवाद, इसमें इसी के बारे में आपको बताया जाएगा, इसी पे चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले ये आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के बारे में। तो आपको याद होगा कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने अपने संविधान में कुछ संशोधन किए, जिसमें से उन्होंने जो केंद्रीय शक्ति थी, जो केंद्रीय सरकार थी, उसके अधिकारों में कमी करके उसको राज्य सरकारों को बांट दिया था, उन शक्तियों को उन्हें दे दिया था। तो इस व्यवस्था को अपना करके उन्होंने संघीय व्यवस्था को अपनाया। लेकिन श्रीलंका में केंद्रीय शक्ति के पास ही सारे अधिकार हैं, यानी केंद्र सरकार ही सब कुछ सारे कामकाज देखती है। तो जब केंद्र सरकार सारे जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करती है, तो इसे एकात्मक सरकार इसको कहा जाता है। और जो बेल्जियम ने जो व्यवस्था अपनाई उसे संघवाद कहते हैं या संघात्मक सरकार कहते हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसकी जो अनुषंगिक इकाइयां हैं, अनुषंगिक यानी जो उसकी सहायक जो इकाइयां होती हैं, उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाता है। और आमतौर पर संघीय सरकार में दो स्तर की सरकार होती है। एक तो इसमें होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए बनी हुई होती है, और दूसरा राज्य स्तर की सरकारें होती हैं, जो अपने शासन के दैनिक कार्यों को देखती हैं। ठीक है। और दोनों सरकार अपनी स्वतंत्र होकर अपने अपने काम को करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि संघात्मक सरकार का मतलब हुआ, कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, संघीय सरकार की कुछ विशेषताएं हैं या संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं मुख्य रूप से हैं यहाँ पे कि नंबर 1 है, यहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और बेल्जियम में आपने पढ़ा था सामुदायिक सरकार। या हम अगर अपने देश के बारे में कहें तो यहाँ हम उसको कहते हैं स्थानीय शासन, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता है कि अलग अलग जो स्तर की जो सरकारें होती हैं, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। एक ही नागरिक समूह का मतलब होता है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों पर जो कानून लागू होते हैं वो केंद्र सरकार के भी लागू होते हैं और राज्य सरकार के भी, यानी नागरिक समूह एक ही है। ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है व्यवस्था इसमें कि प्रत्येक सरकार जो है, प्रत्येक स्तर की जो सरकार है, उसके अधिकार क्षेत्र को संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर की जो अस्तित्व है और उसके अधिकार की जो है गारंटी और सुरक्षा देता है, यानी कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं छेड़ेगा। चौथा है कि संविधान का जो मौलिक प्राविधान है, जो मूलभूत जो प्राविधान है संविधान के, उनको अगर उनमें बदलाव करना होगा तो एक स्तर की सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है, उसको सभी स्तर की सरकारों के द्वारा जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो ही उसको बदला जा सकता है। पांचवा है इसमें कि अदालत जो होती है वो संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करती है। इन्हें कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों की व्याख्या करना और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर कभी कोई विवाद किसी स्तर की सरकार में हो जाता है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद होता है, तो उसको सुलझाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निर्णायक की भूमिका निभाता है, जैसे अंपायर होता है। ठीक है। छठवीं विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के स्रोत अलग अलग हैं। राजस्व के स्रोत का मतलब होता है धन उगाने के लिए या धन जुटाने के लिए, यानी केंद्र सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगी, राज्य सरकार अपना खर्च कैसे चलाएगी, किस प्रकार से खर्च करेगी, उसके लिए उनके पास धन के स्रोत होते हैं। तो सबकी अपने अपने वित्त के स्रोत हैं, किसको कहाँ से पैसा मिलना है। तो ये छठवीं विशेषता हो गई।
और सातवीं विशेषता इसकी है कि इसके दो उद्देश्य हैं। संघीय व्यवस्था में दो उद्देश्य होते हैं। एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना, यानी पूरा देश एकजुट होना चाहिए और उसे बढ़ावा देना सुरक्षा को। और दूसरा जो है इसमें जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, उनका भी सम्मान करना। तो इसलिए संघीय व्यवस्था में आप ये देख लीजिए कि उनका गठन और कामकाज दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सत्ता के बंटवारे के नियमों पर जो है सभी सरकारों के बीच सहमति बनी होनी चाहिए, सभी का एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर और राज्य सरकार का सरकार पर। ठीक है, जैसा आप इस कोरोना महाकाल, इस महामारी के काल में देख कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है मिल करके काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही जो है राज्य सरकारें भी अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो एक संघीय व्यवस्था होती है, उसमें दोनों पक्ष होते हैं कि एक तो आपसी भरोसा और साथ में रहने पर सहमति। यहाँ ये है कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय व्यवस्था में अलग अलग किस्म का होता है। अब ये निर्भर करता है कि उस संघ का गठन किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। एक तो साथ आकर के, यानी कमिंग टुगेदर, ठीक है, साथ आकर के, और दूसरा होता है साथ लेकर के चलना, यानी होल्डिंग टुगेदर। तो पहला है कमिंग टुगेदर, यानी साथ आकर के। जब दो या से अधिक राष्ट्र, जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, वो मिल करके एक संघ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्योंकि वो पहले से स्वतंत्र देश है, इसीलिए ये मजबूत तरह का संघ होता है। इसमें प्रांतीय जो सरकारें होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या थे, देश थे, और उन्होंने आपस में मिल करके एक संघ बनाया। ठीक है, इसका क्या है, एक तो उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से ही स्वतंत्र देश हैं। अगर तीन चार देश मिल करके एक नया देश बनाते हैं, एक अलग सा संघ बनाते हैं, इससे उनकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अपनी अपनी पहचान भी वो बचाए रखते हैं या बनाए रखते हैं। ठीक, तो इस तरह के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत सारे देशों से मिलकर के बना था, कम से कम 13 देश जो है इसमें थे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ये साथ आकर के, यानी कमिंग टुगेदर के उदाहरण हैं। दूसरी व्यवस्था है साथ लेकर के चलना। साथ लेकर यानी एक बहुत बड़ा देश होता है, उसकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर वो अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कई हिस्सों में बांट देता है और उनको भी कुछ अधिकार अपने दे देता है। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, यानी एक बहुत बड़ा देश है, वो बहुत सारे राज्यों को लेकर के अपने साथ चल रहा है। यानी पहला एक बहुत बड़ा देश था, उसमें जो है बंटवारा किया गया, उनको अनेक राज्यों में जो है विभाजित किया गया क्षेत्र को, और फिर उनको भी कुछ अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार से सारा देश एक संघ बन जाता है। तो भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो अभी इसमें इतना ही, फिर भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल इसको देखें, ओके, फिर दूसरा वीडियो भेजता हूँ।